हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में विवाह एवं परिवार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ऑप्शंस हैं मानवीय इच्छाओं से, सामाजिक संविदा से, परिवार से या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि विवाह की उत्पत्ति किस कारण से हुई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानवीय इच्छाओं से विवाह की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म में विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस धर्म की रक्षा करना, यौन संतुष्टि, धार्मिक संस्कार या फिर सामाजिक समझौता। तो ईसाई धर्म में विवाह का उद्देश्य है यौन संतुष्टि। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनजातीय समुदायों में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं धार्मिक संस्कार, सामाजिक समझौता, यौन संतुष्टि या फिर वैध संतानोत्पत्ति को जन्म देना। तो जनजातीय समुदाय में बताना है कि विवाह का उद्देश्य क्या है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक समझौता। अच्छा, एग्ज़ाम में जो विवाह और परिवार हैं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस ज़रूर ही आता है। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको सभी को इसमें कराने की कोशिश करूँगी। और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए इसका मे बी सेकेंड वीडियो भी आए, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और इसको याद भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय समुदायों में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक संस्कार, सामाजिक समझौता, यौन संतुष्टि या फिर वैध संतानोत्पत्ति को जन्म देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सामाजिक समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किनका संबंध विवाह की परिभाषा देने से है? ऑप्शंस हैं बोगार्डस, वेस्टरमार्क, जॉनसन या ये सभी। तो बताना है कि विवाह की परिभाषा किसने दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी विद्वान विवाह की परिभाषा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विद्वानों में से किनका संबंध विवाह की परिभाषा देने से है? बोगार्डस, वेस्टरमार्क, जॉनसन या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। इन सभी विद्वानों ने अपने विवाह की परिभाषाएं दी हैं। अपनी नहीं, मतलब विवाह की परिभाषाएं दी हैं। नेक्स्ट है, किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है? मर्डॉक, जॉनसन, मेलिनोव्स्की या फिर लोवी। तो विवाह को संविदा के रूप में किसने परिभाषित किया है? वो है मेलिनोव्स्की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसने विवाह को नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन हेड कहा है? ऑप्शंस हैं हॉवेल, मजुमदार एवं मदान, मेलिनोव्स्की और लोवी। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो नातेदारी व्यवस्था का फाउंटेन पेन किसने कहा है? तो ये कहा है लोवी ने। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विवाह की विशेषताएं हैं दो विषमलिंगियों का संबंध, आर्थिक सहयोग, मानसिक सुरक्षा या ये सभी। तो विवाह की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो दो विषमलिंगियों का संबंध भी है, आर्थिक सहयोग भी होता है और मानसिक सुरक्षा भी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी विशेषताएं विवाह की हैं। अगला है, विवाह संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण है, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शंस हैं रिवर्स की, लूसी मेयर की, आंगिस्ट एवं ग्रोमजी की, रॉबिन कॉक्स की। तो ये परिभाषा बतानी है किसकी है
क्या ये किसने कहा है? तो ये कहा है ऑगस्ट एम ग्रोवंजी की। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण एवं सामाजिकरण या उपरोक्त सभी। तो मर्डॉक का विवाह के संदर्भ में जो इन्होंने अपनी बातें कही थी, मर्डॉक इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने कुछ उद्देश्य बताए थे विवाह के, तो वो उद्देश्य है उपरोक्त सभी। ये तीनों ही उद्देश्य मर्डॉक ने बताए हैं। नेक्स्ट है, मजूमदार एवं मदान ने निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का उद्देश्य बताया है? ऑप्शंस हैं घर की स्थापना, लैंगिक संबंधों का प्रवेश, प्रजनन और बच्चों का पालन पोषण या उपरोक्त सभी। तो मजूमदार एवं मदान ने क्या क्या बताया है? तो उन्होंने ये तीनों ही विशेषताएं विवाह के संदर्भ में बताई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विवाह में पति पत्नी की स्थिति समान होती है कहलाता है एकल विवाह, जोड़ा विवाह, मोनोगिनी या अस्थायी विवाह। तो इस विवाह को क्या कहते हैं? इस विवाह को कहते हैं जोड़ा विवाह। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो विवाह प्रथा पॉलिनेशियाई समाज में विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? जोड़ा विवाह, मोनोगिनी, बहुपत्नी विवाह या फिर अस्थायी विवाह। पॉलिनेशियाई समाज में कौन सा विवाह विद्यमान है? तो वह विवाह है मोनोगिनी। अगला क्वेश्चन है, किस समाज में भाई बहनों के बीच विवाह पाया जाता है? ऑप्शंस हैं जनजातियों में, पॉलिनेशियाई समाज में, मुस्लिमों में या फिर ईसाई कैथोलिक में। तो भाई बहनों के बीच विवाह किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है पॉलिनेशियाई समाज में। बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मर्डॉक ने बहुविवाह पद्धति के अध्ययन में कितने समाजों का अध्ययन किया? 100, 150, 250 या फिर 300। तो बताना है इसमें कि मर्डॉक ने बहुविवाह पद्धति में कितने समाजों का अध्ययन किया। तो मर्डॉक ने किया था 250 समाजों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, भातृक बहुपति विवाह क्या पाया जाता है? खर जनजाति में, टोडा जनजाति में, नायर जनजाति में या फिर ये सभी में। तो भातृक बहुपति विवाह किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है टोडा जनजाति में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपति विवाह के लाभ है या हैं? तो ऑप्शंस हैं संपत्ति का बंटवारा ना होना, संतान का कम होना, आर्थिक सहयोग होना, ये सभी। तो जहाँ बहुपति विवाह के अनेक सारे हानि हैं वहीं कुछ लाभ भी हैं। तो बताना है कि बहुपति विवाह से क्या क्या लाभ हुए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, द्विपत्नी विवाह प्रमुखतया पाया जाता है। ऑप्शंस है मैसूर की होलिया समुदाय में, मिडॉस समुदाय में, एस्किमो जनजाति में या ये सभी में। तो द्विपत्नी विवाह किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है इन तीनों ही समुदायों में, मैसूर में, मिडॉस में और एस्किमो में पाया जाता है द्विपत्नी विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है इसके माओरी जनजाति न्यूजीलैंड, माओरी जनजाति ऑस्ट्रेलिया, कोटा जनजाति भारत या फिर टोडा जनजाति भारत। तो समूह विवाह की प्रथा किस में पाई जाती है? ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। समूह विवाह तो ये पाया जाता है माओरी जनजाति ऑस्ट्रेलिया में। तो बी इस क्वेश्चन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पिता द्वारा योग्य एवं चरित्रवान वर खोजकर अपनी पुत्री का विवाह करना कहलाता है। ऑप्शन हैं दैव विवाह, विवाह के टाइप्स बताए गए थे, कुल 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो इसमें से ये कुछ विवाह के टाइप्स हैं। इसमें बताना है कि पिता द्वारा योग्य एवं चरित्रवान, ये 8 प्रकार के विवाह भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
तो पिता द्वारा जब योग्य एवं चरित्रवान वर खोज कर अपनी पुत्री का विवाह करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है इसके दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह या फिर गंधर्व विवाह। तो जब पिता योग्य एवं चरित्रवान वर ढूंढ के खुद अपनी पुत्री का विवाह करता है तो उसे हम कहते हैं ब्रह्म विवाह। ये एक उच्च कोटि का विवाह माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में विवाह एक समझौता है? ऑप्शंस हैं हिंदू, ईसाई, मुस्लिम या फिर पारसी। तो विवाह एक समझौता किस में माना गया है? तो वो माना गया है मुस्लिम समुदाय में। मुस्लिम समुदाय में विवाह को एक समझौते के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकाह प्रस्ताव के बाद मेहर किसको दिया जाता है? ऑप्शंस हैं लड़की के माता पिता को, लड़की को, किसी मध्यस्थ को या फिर मुल्ला को। तो बताना है कि निकाह के बाद मेहर किसको दिया जाता है? तो वह दिया जाता है लड़की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय विवाह के दौरान वधू को दिए जाने वाली भेंट कहलाती है? ऑप्शंस हैं निकाह, विशिष्ट समझौता, मेहर या फिर नकद राशि। तो मुस्लिम विवाह में जो भेंट दी जाती है उसे कहते हैं मेहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों में तलाक का अधिकार किसके पास है? ऑप्शंस है पुरुष, स्त्री, ए और बी दोनों या स्त्री के माता पिता को। तो तलाक का अधिकार किसे प्राप्त है? पुरुष और स्त्री दोनों को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम समुदाय में तलाक कहाँ किया जा सकता है? ऑप्शंस है अदालत में, बिना अदालत के, लिखित या मौखिक रूप से, सभी प्रकार से। तो तलाक कौन कौन से प्रकार से करते हैं? तो ये तीनों ही प्रकार से तलाक लिया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मुस्लिम विवाह के टाइप्स में हिंदू और मुस्लिम मेनली दो समुदाय के विवाह पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रतीक्षा अवधि कितनी है? 2 माह, 4 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 माह। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम से संचालित होता है, यानी कि कौन से वर्ष में हिंदू विवाह अधिनियम बना था? तो अधिनियम 1955, अधिनियम 1829, अधिनियम 1937 या फिर अधिनियम 1872। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अधिनियम 1829, अधिनियम 1939 में या 1937 में या फिर 1929 में। तो मुस्लिम स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1937 में। अगला क्वेश्चन है, ये एक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजीटी में। तो एक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है शारदा एक्ट, वायसराय एक्ट, इरविन एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसे कहते हैं शारदा एक्ट। और इन्हें किसने किया था? तो इसे किया था हरविलास शारदा नाम था और इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम पड़ा था। तो इसे किसने लाया था? हरविलास शारदा ने। अगला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस है मर्डॉक, एल्मर, निमकॉफ या फिर एलियट। तो सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली बुक किसकी है ये बताना है आपको इसमें। तो इस बुक को लिखा है एल्मर ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं गिलबर्ट, लॉक, मर्डॉक या फिर बोगार्डस। तो परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था किसने माना है? तो माना है मर्डॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूसी मेयर के अनुसार परिवार का कानूनी आधार है।
ऑप्शंस हैं विवाह, बच्चे, आर्थिक व्यवस्था या फिर भावनात्मक लगाव। तो परिवार का कानूनी आधार क्या है? विवाह। विवाह के बाद ही परिवार का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परिवार की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन है एक निवास स्थान, रक्त संबंधों का बंधन, अनिवार्य सदस्यता या ये सभी। तो बताना है परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो एक निवास स्थान भी होता है, रक्त संबंधों का बंधन भी होता है, अनिवार्य सदस्यता भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं परिवार की हैं। अगला क्वेश्चन है किस विद्वान ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है? ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, पेज, कॉम्टे या फिर मैकाइवर। तो परिवार को समाज की कोशिका, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको कहा है ऑगस्ट कॉम्टे ने। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? परिवार की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत भी दिए गए थे जिसमें से बताना है कि शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ऑप्शंस हैं प्लेटो, अरस्तु, ए और बी दोनों या फिर मॉर्गन। तो शास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित कौन है? तो प्लेटो और अरस्तु दोनों हैं। तो बी उसका, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है पितृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है? हिंदू, मुस्लिम, भील या ये सभी। तो पितृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है? तो इन तीनों ही समुदायों में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मातृसत्तात्मक परिवार किन किन समुदायों में पाया जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो ऑप्शन हैं इसके नायर, गारो, खासी या ये सभी। तो ये तीनों ही जनजातियों में मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदू समुदाय में उत्तराधिकार आधार होता है पितृमार्गी, मातृमार्गी, उभयवाही या ये सभी। तो उत्तराधिकार का आधार क्या होता है हिंदू समुदाय में? तो वो होता है पितृमार्गी। ये ऑप्शन इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है परिवार के वर्गीकरण में संबंधित विचारक हैं। ऑप्शंस हैं W.L. वार्नर, रॉल्फ लिंटन, इवांस प्रिचार्ड या ये सभी। तो परिवार के वर्गीकरण से संबंधित कौन कौन से विचारक हैं? तो ये विचारक हैं ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1951 के सदस्यों की संख्या के आधार पर बड़े परिवार के सदस्यों की संख्या होती है। ऑप्शन है 1 से 3 सदस्य, 4 से 6 सदस्य, 7 से 9 सदस्य या 10 से अधिक। तो बताना है कि कितने सदस्य होते हैं जिससे हम बड़े परिवार के क्राइटेरिया में रखते हैं। तो वो होते हैं 7 से 9 सदस्य जब होते हैं तो उसे हम एक बड़े परिवार के सदस्य की संख्या में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परिवार का प्रकार्य है या है? तो ऑप्शन है इसके जैविक कार्य, शारीरिक कार्य, सामाजिक कार्य ये सभी। तो बताना है कि परिवार के प्रकार क्या क्या हैं। तो जैविक कार्य भी होता है, शारीरिक कार्य भी होता है, सामाजिक कार्य भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है बोटोमोर के अनुसार परिवार के कार्य हैं। ऑप्शंस प्रजनन, भरण पोषण, आर्थिक कार्य ये सभी। तो बोटोमोर ने परिवार के क्या क्या कार्य बताए हैं? तो उन्होंने बताया है प्रजनन, भरण पोषण और आर्थिक कार्य, ये तीनों ही बोटोमोर ने बताया है। अगला क्वेश्चन है किसने परिवार के मुख्य आधार भावनात्मक लगाव को माना है? ऑप्शंस हैं लेवी स्ट्रास, लेवी है यहाँ पे, AC मेयर, IP देसाई या फिर फेडरिक। तो किसने परिवार का मुख्य आधार भावनात्मक लगाव माना है? तो वो माना है IP देसाई ने। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त परिवार की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शंस हैं सामान्य रसोई घर होता है,
बड़ा आकार होता है, तुलनात्मक स्थायित्व होता है, या फिर ये सभी विशेषताएं संयुक्त परिवार की हैं। तो बताना है कौन कौन सी विशेषताएं संयुक्त परिवार की हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार के दोष है। ऑप्शंस हैं कुशलता में बाधक, स्त्रियों की दुर्दशा, कलह का केंद्र और ये सभी। तो ऊपर विशेषताएं थी, नीचे इनके दोष बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त परिवार के विघटन के प्रमुख कारण माने जाते हैं। ऑप्शंस औद्योगिकरण, नगरीकरण, नए सामाजिक कानून या ये सभी। तो संयुक्त परिवार के विघटन के कारण कौन कौन से हैं? वो हैं ये सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातेदारी की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शंस मानसिक संतोष, वंश उत्तराधिकार, विवाह एवं परिवार का निर्माण या ये सभी। तो बताना है नातेदारी की विशेषताएं कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है नातेदारी संबंध में किस विद्वान ने प्राथमिक संबंधों की चर्चा की है। ऑप्शंस मर्डॉक, मॉर्गन, रिवर्स या फिर क्रोबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मर्डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजर एवं फ्रायड ने परिहार का प्रमुख कारण किसे माना है। ऑप्शंस हैं परस्पर सम्मान, निषिद्ध यौन संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध या फिर परिवार की शांति। तो फ्रेजर और फ्रायड ने परिहार यानी कि जब एक दूसरे से बात करने में प्रतिबंध होते हैं कुछ, तो उसे उसका आधार क्या माना है, उसका कारण, तो वो ये माना है निषिद्ध यौन संबंध। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन विद्वानों ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है। ऑप्शंस है E.M. जोन्स, निमकॉफ, किंग्सले डेविस या फिर ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। अगला क्वेश्चन है फोर्डे तथा हर्स्कोविट्ज ने आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया है। ऑप्शंस है सकल, शिकार, कृषि एवं पशुपालन या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ये भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका भी डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शिकार करने एवं भोजन एकत्रित करने वाली जनजातियां हैं। ऑप्शंस है राजी, कादर, चेंचू या फिर ये सभी। तो शिकार करने वाली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजातियां शिकार करती हैं और या फिर कौन सी जनजातियां खेती करती हैं। तो बताना है इसमें कौन सी जनजातियां शिकार करने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये तीनों ही जनजातियां ऐसी हैं जो शिकार करके अपना भोजन एकत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से झूम स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। ऑप्शंस हैं पेडा, पेडू या फिर बेबार या ये सभी। तो झूम स्थानांतरित कृषि के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो बताना है कौन कौन से नाम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये सभी नाम झूम स्थानांतरित कृषि के हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति लोहा गलाने वाली जनजाति मानी जाती है। ऑप्शंस हैं कोमांची जनजाति, कोरवा जनजाति, लंबाड़ा जनजाति या फिर गुलेदा जनजाति, जिसे हम कहते हैं लोहा गलाने वाली जनजाति। तो कौन सी जनजाति है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरवा जनजाति। अगला क्वेश्चन है भारतीय जनजातियों में धर्म से संबंधित मुखिया को कहा जाता था। ऑप्शंस कुला, सेलवा, मुआली या फिर दिहुरी। तो भारतीय जनजातियों में जो धर्म से संबंधित मुखिया होता था एक, उसको क्या कहते थे? उसे कहते थे दिहुरी। अगला क्वेश्चन है भील जनजातियों के मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं प्रधान, देशमुख, सरदार या इनमें से कोई नहीं।
तो जनजाति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, देशमुख। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की स्थापना के पश्चात देश भर में विकेंद्रीकरण के अंतर्गत किसका गठन किया गया था? ऑप्शंस हैं पंचायतों का, राज्य सरकारों का, प्राधिकरणों का या फिर जिला का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पंचायतों का। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसका कथन है? बताना है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की तरह माना जाता है राज्य को, तो ये किसने कहा है? ऑप्शन है हीगल, गार्नर, बेबर या फिर लास्की। तो बताना है ये किसने कहा है, किसने राज्य को इतना इम्पोर्टेंट माना जिसकी तुलना ईश्वर से की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीगल। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। दो सूची दी गई हैं और नीचे कुछ कूट दिया गया होगा जिसमें से मैच करना है। कूट नहीं दिख रहा है, तो एक तरफ परिवार की उत्पत्ति है, दूसरे सामने उनके विद्वान दिए गए हैं, बताना है। कूट ऐसे दिख गया, बताया था ना मैंने कि इससे कुछ परिवार की उत्पत्ति कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये सारे सिद्धांत में से एक ना एक ज़रूर पूछेगा एग्जाम में। तो पहला है इसमें शास्त्रीय सिद्धांत, इसको मैच करना है। तो शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया था, इसको मैच करते हैं। अरस्तु ने। मुझे लग रहा है ये एक सब मैचिंग ही पहले से ही ऑलरेडी है। एक विवाही सिद्धांत दिया था वेस्टरमार्क ने। मातृसत्तात्मक सिद्धांत दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत पूछा जाता है, डिफॉल्ट का है जो। और प्रगतिवादी सिद्धांत ऑगवन का है। तो ये तो सब मैचिंग ही पहले से ऑलरेडी मैचिंग था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैचिंग करना है। तो इधर कुछ बुक्स के नाम दिए गए, इधर उनके राइटर्स के नाम हैं। बताना है आपके कौन कौन से मैच करते हैं, कौन कौन सी बुक मैचिंग है या मैच करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं इसे। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया बुक किसकी है? तो वो है पैट्रिसिया ओबेरॉय की। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये बहुत ही फेमस बुक है, इंडी बुक है, इरावती कर्वे की। फैमिली एंड किनशिप स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर, ये भी इम्पोर्टेंट बुक है, वो है टी.एन. मदान की। तो क्या हो गया, ए का 3 2 में है, तो फिर और देखते हैं कि 2 बी का 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के हैं के.एम. कपाड़िया, ये भी इम्पोर्टेंट है, के.एम. कपाड़िया की बुक भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो विवाह का उद्देश्य परिवार का निर्माण कर नातेदारी का विस्तार करना है। समूह विवाह की प्रथा देवरी जनजाति में पाई जाती है। फासिद विवाह एक प्रकार का अनियमित विवाह है। और उपरोक्त कथन में से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये तीनों ही कथन राइट आंसर हैं। ए 2 1 2 और 3 तीनों ही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फिर से इसे मैच करना है। एक तरफ धर्म के उद्भव संबंधी सिद्धांत हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एक ना एक जरूर पूछेगा। तो जीववाद की जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो दिया था, जीववाद का दिया था टायलर ने। प्रकृतिवाद दिया था मैक्स मूलर ने। और प्रकार्यवाद दिया था मेलिनोवस्की ने। तो क्या हो गया इसके मैचिंग? हौच पौच हो गई ये बहुत, लेकिन इसमें मैच कर लेते हैं। जीववाद का सिद्धांत टायलर, ए का 3। प्रकृतिवादी का सिद्धांत मैक्स मूलर 2 और सी का 1। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था।
अभी भी विवाह और परिवार से संबंधित क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समाजशास्त्र के एग्ज़ाम को इसके बिना नहीं पूर्ण किया जा सकता। तो आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।